Okay, new chapter, chapter number 9, ray optics and optical instruments. First heading, write down optics. Write down first heading, optics. It is the branch of physics. It is the branch of physics that deals with the study of nature, study of nature, production, nature, production, and propagation of light, and propagation of light. Okay, change the line and write down the subject of physics. The subject of optics, sorry, not physics. The subject of optics can be divided. The subject of optics can be divided into two main branches. Into two main branches. Ray optics and wave optics. Ray optics and wave optics. Write down heading ray or geometrical optics. Ray or geometrical optics. It concerns itself with the particle nature. It concerns itself with the particle nature of light with the particle nature of light and is is based on and is based on अब इसके अंदर नंबर वन ऐसे नंबर वन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन rectilinear propagation of light rectilinear propagation of light second one the laws of reflection and refraction of light the laws of reflection and refraction the laws of reflection and refraction of light
सेकेंड, सॉरी, इसमें आपने रे एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिखा ना, उसके बाद राइट डाउन वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स, वेव और फिजिकल ऑप्टिक्स. It concerns itself with the wave nature. It concerns itself with the wave nature. With the wave nature of light. And it is based on and it is based on the phenomenon light. It is based on the phenomenon light इसमें ऐसे नंबर वन इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस. नंबर टू डिफ्रैक्शन. नंबर टू डिफ्रैक्शन. Number three, polarization of light. Interference, diffraction, and polarization of light. Number three, polarization of light. Okay. सबसे पहले ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है एक फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम नेचर, प्रोपगेशन और प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं, इसको हम ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स मेनली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को हम फिजिकल ऑप्टिक्स. ठीक है. रे ऑप्टिक्स होता है बेसिकली ये पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है, यानी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, ये हमारा होता है रे ऑप्टिक्स. ठीक है. इसके अंदर हमारा आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है एंड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी एक लाइन में मोशन आता है, एक लाइन में मोशन. एंड दूसरा हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स. लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में भी चलती है, ऐसे ऐसे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको कहा जाता है, वेव के फॉर्म में भी चलती है. और वेव के फॉर्म में चलती है तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन तीन फेनोमेना को या इस तरह की फेनोमेना को ये शो करता है. ठीक है. तो इसको हम वेव ऑप्टिक्स. बेसिकली ये दो अलग अलग चैप्टर है, एक रे ऑप्टिक्स एंड दूसरा हमारा इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसका नाम है हमारा वेव ऑप्टिक्स. तो पहले हम बात करेंगे, इस वाले चैप्टर में हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की. ठीक है. तो चैप्टर का नाम ही है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो रे ऑप्टिक्स में हम सिर्फ बात करेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है. लाइट जो स्ट्रेट लाइन में चलती है, इस चैप्टर में हम मानेंगे कि रे जो है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी पार्टिकल नेचर को हम कंसिडर करें. नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा उसमें हम वेव नेचर को कंसिडर करें. ठीक है. तो पहले हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को हमको समझना जरूरी है. ओके. राइट डाउन हेडिंग laws of reflection of light.
laws of reflection of light. Laws of reflection of light. Reflection of light takes place. Reflection of light takes place according to the following two laws. According to the following two laws. According to the following two laws. Number one लिखो. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. ये मिरर है, आप ध्यान से देखोगे. दिस इज द मिरर, है ना. मिरर है, मिरर इस तरह से रखा हुआ है. ये मिरर है, ये ऐसा मिरर है. मिरर को हमने ऐसे रोटेट कर दिया. मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अपसाइड. और लाइट फॉल कर रही है ऐसे. ऐसे लाइट फॉल कर रही है, रे फॉल कर रही है, और ऐसे रिफ्लेक्ट. इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे. और जहां पे ये दोनों मिलते हैं, उससे एक मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन. इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. एन मीन्स नॉर्मल. ठीक है, नोट डाउन. नॉर्मल. reflected ray, and this is incident. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज आई. आई लिख लेना इसमें क्या है? इंसिडेंट एंगल. एंड दिस इज व्हाट reflected angle. Reflected angle. R is the reflected angle. Reflected angle is in angle between normal and reflected ray, and incident angle is the angle between normal and incident. बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा हमको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. यू ऑल नो वेरी वेल. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके ओके, राइट डाउन सेकेंड पॉइंट. ये फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे. लॉ में दूसरा लॉ है. पहला लॉ तो ये था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड सेकेंड, राइट डाउन the incident ray, comma, the incident ray, comma, the reflected ray, the incident ray, the reflected ray, and the normal, and the normal at the point of incidence, at the point of incidence, all lie
in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same. देखो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको नॉर्मल कहता हूँ, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द refracted ray and this is the refracted incident है, this is the incident है and this is the normal and this is the refracted. ये बोला तीनों एक प्लेन है, अगर हम ऐसे करें तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हाइड कर देंगे, ऐसे होना चाहिए, हाइड कर लेती हूँ इस तरह से, ऐसे ना, ऐसे ना, तीनों एक दूसरे को क्या करें, हाइड कर, तो ऐसे कब क्या बोलते हैं, एक प्लेन में, यानी ये एक प्लेन में लाई करती है, ये और तीनों एक प्लेन में लाई करती है, इसी को हम बोलते हैं सेकंड लॉ. सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम. ठीक है, दिस इज द सेकंड रूल, सेकंड पॉइंट. Any problem to anyone? Any problem? No. Okay, let us move forward. Okay, let us move. Write down next heading. Spherical mirrors. Spherical mirrors. Spherical mirrors. Write down, इसके अंदर लिखो. A spherical mirror is a reflecting surface. A spherical mirror is a reflecting surface which forms part of a hollow sphere. Which forms part of a hollow sphere. मैंने समझा इसको. क्या बोला गया कि स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर. पहले इस बात को समझना, उसके बाद नोट. एक ग्लास का स्फेरिकल हॉलो स्फीयर ले लिया, ठीक है, हॉलो स्फीयर में ग्लास का मतलब
बीच में खाली हो और ये पूरा ग्लास का बना, ठीक है। और उसको कट करके हम क्या बनाते हैं, मिरर बनाते हैं, ठीक है। देखो, ये पूरा स्फीयर है, इसकी रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं, दिस इज द सेंटर, दिस इज सेंटर। और अगर मैं यहां से अगर इधर की तरफ सिल्वरिंग यानी पॉलिशिंग कर दें, यानी कि सेंटर से अब अगर मैं पॉलिशिंग करता हूँ या फिर टुवर्ड द सेंटर पॉलिशिंग कर, सेंटर की तरफ तो इतना पॉलिशिंग की, इतनी पॉलिशिंग, और फिर यहाँ इतनी पॉलिश की, ठीक है, इतनी पॉलिश की गई और यहाँ पे इतनी पॉलिश की, ये आउटसाइड की गई, ये इनसाइड, बोथ आर द पार्ट ऑफ द स्केल। एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा वाला साइड जो है ये वाला इनसाइड का, अगर हमने आउटसाइड सिल्वरिंग की तो इनसाइड जो इसमें सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, समझ आया। जैसे प्लेन मिरर होता है जो सुबह सुबह घूमने के बाद देखते हैं, है ना, क्या होता है, पीछे की तरफ सिल्वरिंग होती है, कोटिंग होती है, और आगे वाला जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिससे आगे क्या होता है, रेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जिससे हमको मिरर में इमेज अपनी दिखाई देती है। सेम इसी तरीके से इस तरफ हमने सिल्वरिंग की है, दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग हो गया। और इसमें अगर हमने इस साइड सिल्वरिंग की है तो इधर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। समझ में आ रही बात। मिरर कभी देखा है आपने, स्फेरिकल मिरर कभी देखा है? कब देखे? क्या लैब में आपने देखा है? अच्छा, बिल्कुल लैब में देखा है, सही बात। फोकल लेंथ, नहीं, आपने 11th क्लास में कभी आपने मिरर देखा है? क्लास 11th में आपने मिरर देखा है? कब देखा है, किस एक्सपेरिमेंट में देखा है? किस एक्सपेरिमेंट में देखा? कौन सा एक्सपेरिमेंट करा रहा था? अरे 10th नहीं, 11th की बात कर रहा हूँ, तुमको पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद दिया, अपने हाथ से दिया है आप लोग एक्सपेरिमेंट करने। वो अलग बात है, याद हो ना हो, लेकिन कुछ याद तो रहता नहीं। मैंने अपने हाथों से आप लोगों को दिया, लेंस या मिरर दिया। वैसे मेनली मैं मिरर दिया था, हो सकता है किसी को लेंस मिल जाए। इस फेरोमीटर आप कैलकुलेट, इस फेरोमीटर का यूज कर रहे थे टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस टाइम पे आपको लोगों को मैं मिरर और लेंस दोनों दिया, मोस्टली स्टूडेंट को मैंने मिरर दिया, है ना। मिरर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। अगर ये पूरा स्फेयर है, ये पूरा अगर स्फेयर है, स्फेयर है, इसको अगर हम यहाँ से कट करेंगे, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल को एक तरफ से कट करें, या अमरूद है, कुछ भी हो, लेट सपोज आपने अमरूद लिया हुआ है, इसको ऐसे कट करें, ऐसे कट करेंगे तो ये पार्ट कैसा आपको दिखेगा, इस पार्ट को, ये पार्ट अगर ऐसे है, अगर आप इसको सामने करके देखें तो क्या ऐसा नहीं दिखेगा? दिखेगा ना, स्फेरिकली दिखे, सॉरी सर्कुलर दिखे, सर्कुलर पोर्शन दिखे। तो ये जो है वो देखने में तो ऐसे लग रहा है, देखने में ये ऐसे लग रहा है ना, हाँ, देखने में ऐसे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है, ये राउंड है, राउंड है, सर्कुलर, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो ये फिगर बनाओ, फिर धीरे धीरे इसे हम इंक्रीज करते हैं चीजों को। हॉलो है तभी तो कट होगा, ये हॉलो है तभी तो ऐसे आएगा, मतलब फ्लैट नहीं होगा, फ्लैट ना होगा, ऐसे कर्व होगा, बीच में क्या नाम है कि, थोड़ा सा दबा होगा, तो इस वाले में बीच में थोड़ा सा आगे की तरफ,
देखो इसमें ये हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंड दिस इज द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर किसको बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, ये डेफिनेशन तो आती नहीं है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आप समझ लो कि जिस स्फेरिकल पार्ट, जिस स्फेयर का ये पार्ट है, उस स्फेयर से अगर हम सेंटर की तरफ सिल्वरिंग करते हैं, इफ द सिल्वरिंग इज डन टुवर्ड द सेंटर, then this mirror will be convex mirror. If the silvering is done away from the center, then the mirror will be concave. And इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो कि इस जिस स्फेयर का ये पार्ट है मिरर, चाहे वो कॉन्केव मिरर की बात करें चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा भी देता हूँ। राइट डाउन हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, पोल, पोल, it is the middle point P of the spherical mirror. ये वाला, this is the pole. It is the middle point of the, it is the middle point P of the spherical mirror. Pole number one पे आपने pole लिखा, pole. Next one, center of curvature. Center of curvature. No doubt. It is the center. It is the center C. It is the center C of the sphere. It is the center C of the sphere from which the mirror is made. From which the mirror is made. From which the mirror is made. Write down radius of curvature. Radius of curvature. It is the radius of the sphere. It is the radius of the sphere from which the mirror, the spherical mirror is made. From which the spherical mirror is made. Next, principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये सीधी लाइन जो है इसी को बोला प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन का मतलब बहुत लंबी होगी, इनफिनिटी से इनफिनिटी तक होगी, लाइन है, लाइन का मतलब इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइन, इसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस इज व्हाट, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स कॉल्ड principal axis.
उसके बाद हेडिंग लिखना नीचे, लीनियर अपर्चर। लीनियर अपर्चर, कोई बताएगा अपर्चर क्या होता है? अपर्चर एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय अपर्चर? line joining edge of the mirror, line length of mirror, लेंथ ऑफ मिरर भी कह सकते हो, लाइन ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द मिरर भी कह सकते हो। जब हमने इसको कट किया यहाँ से, स्फेरिकल मिरर को ऐसे ये से कट किया गया यहाँ से, और कट करने के बाद सामने से रखा गया, देखा गया, तो जब सामने रखा गया तो इस तरह का बने। तो इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर, है ना। अगर हम सिल्वरिंग ऊपर तक करते, ऊपर तक, तो और ऊपर तक सिल्वरिंग होती है, ये और बड़ा होता है। अगर इसमें सिल्वरिंग हम कम करते तो ये और छोटा होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस डिपेंडिंग अपॉन द कितना हमने यहाँ पे सिल्वरिंग की है, ठीक है। तो जितना सिल्वरिंग करेंगे उसका डायमीटर, उसको अपर्चर, एक लाइन में है इसलिए उसको लीनियर अपर्चर कहते हैं। और यहाँ से एक हम एंगल बना देंगे तो वो क्या होगा, हमारा एंगुलर अपर्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम दे दो इसका ए, this is A, this end is B, and this end is A dash, and this end is B dash. तो लिख लो AB and A dash B are the aperture. AB and A dash B are the aperture, और करके लिखो इसको, or diameter of the reflecting surface, diameter of the reflecting surface, diameter of the reflecting surface. Okay. Next, angular aperture. Angular aperture. Next one, like linear aperture. Write down next heading. Angular aperture. Angle ACB. ऐसे कर सकते हैं. Angle ACB is called angular aperture. ACB कह दो या A dash C B dash का, दोनों बातें हैं. Angle ACB is called angular aperture. Focus. Write down next heading. Focus. कैपिटल लेटर से नहीं नोट करते. फोकस क्या होता है? देखो फोकस जो होता है सिंपल है. इस केस में कॉन्केव के केस में देखो, तो अगर पैरेलल रेज आती है, अगर ऐसे पैरेलल रेज आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलती है,
डिस्ट्रक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसको फोकस करें. राइट डाउन डेफिनेशन. A narrow beam of light parallel to the principal axis. Narrow beam of light parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis either actually converges, either actually converge, इकट्ठा होता, converge. इस वाले कॉन्केव में either actually converges, वही बताता हूँ तुझे, either actually converges or appears to diverge, or appears to diverge, or appears to diverge from a point capital F, from a point capital F on the principal axis. That point is called principal focus. That point is called principal focus. देख, मैं इस कॉन्केव की बात करता हूँ. ये कॉन्केव मिरर है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर रेस पैरेलल आती है ना, रेस पैरेलल आती है तो ये एक पॉइंट पास होगा. रेज अगर पैरेलल आए, रेज अगर पैरेलल आए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाता है, एक्चुअल में कन्वर्ज. बनाओ फिर. एक्चुअल में ये रेस कट कर रही है, ध्यान रखना, एक्चुअल में ये रेस कट कर रही है, एक्चुअली कन्वर्जेस. देखा है ना इसमें, आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस, तो कॉन्केव के केस में एक्चुअली कन्वर्ज होती है, और जब एक्चुअल में कन्वर्ज होती है तो यहाँ पे जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं. रियल यानी एक्चुअल में कट कर रही है वहां, एंड दैट इमेज विल बी द रियल इमेज. क्या बात है, अटेंडेंस वाले हम लोग आ गए क्या लास्ट में? अटेंडेंस वाले स्टूडेंट आ गए क्या? बड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई. चलो अच्छी बात है, कम से कम अटेंडेंस लगाने तो आए. हाँ देख रहा हूँ मैं कौन कौन आ रहा है. सब दिखता है. अटेंडेंस वाले आ गए सब.
हो गया। दूसरा इसमें आप देखोगे ये कॉन्केव था, ये एक्चुअल में रेस कट कर रही है। इस कॉन्केव को अगर हम बनाते हैं यहाँ कॉन्वेक्स को, सॉरी कॉन्केव में एक्चुअल में कट कर रही होगी, देख ये जहां पे कट कर रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही। यहाँ पे क्या होता है कि जब रेज पैरेलल आती है, जब रेज पैरेलल आती है, इसको ऐसा फील होता है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये डाइवर्ज हो, डाइवर्ज का मतलब फैल रहा है, ऐसा फैल रहा है, आ रही है ऐसे पैरेलल लेकिन फैल रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरा कोई रे यहाँ आए तो ये ऐसे डाइवर्ज है ना, यहाँ से अगर कोई दूसरी रे आती तो यहाँ से ऐसे लगेगा कि एक पॉइंट से निकल के जा रही है, निकल के जा नहीं होती है, ऐसा फील होता है, ऐसा अपीयर होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के जा रही है, डाइवर्जिंग है ना। तो एक्चुअल में कट नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनती है वो इमेजिनरी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। और जिस पॉइंट से ये अपीयर होती है कि ये डाइवर्ज हो रही है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। डन, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ small f, within bracket you can write small focal length small f, distance between focus and pole, फोकस और ये पोल है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यानी पी एफ जो होगा दैट इज स्मॉल, नोट डाउन बना लेना। ये पी है पोल है और ये एफ है, ये पोल है ये एफ है। और पी एफ जो होगा मीन्स फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। Write down next heading, next and last heading, that is focal plane, focal plane। फोकल प्लेन थोड़ा कम समझना, क्या होता है फोकल प्लेन बताएगा। फोकल प्लेन मैं बताया था, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब रेज पैरेलल आती है, जब रेज पैरेलल आती है तो वो किसी एक पॉइंट पे कट है, जिसको हम फोकस, ठीक है।
तो क्या ये जो रेज है ये आपस में पैरेलल नहीं है? ये भी तो पैरेलल है। ये पैरेलल आपस में पैरेलल, ये रेज आपस में पैरेलल में थी एंड आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। These rays are parallel and also parallel with the principal axis. These are parallel rays, but it is not parallel to the principal axis. ये रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस आपका प्रिंसिपल एक्सिस में होगा, और अगर ये रेज आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो जो फोकस होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होगा, वो ऊपर या नीचे हो सकता है। अगर इस तरह से रे होगी तो फोकस नीचे होगा, और अगर अगर रेज हमारी इस तरह से जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी, तो फोकस आपका ऊपर कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कहीं बनेगा। ध्यान रखना, इसको समझ लो ध्यान से। यानी अगर ये जो इंक्लिनेशन है इसको अगर हम और ऐसे कर दें तो ये फोकस जो है और ऊपर चला जाएगा, और इंक्लाइन करते तो और ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर और इंक्लाइन कर दे तो जो फोकस है और नीचे आ जाए, और इंक्लाइन कर दे तो और नीचे आ जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सामने से देखूं मिरर को, मिरर कुछ इस तरह का होता है, अगर रेज अगर ऐसे एकदम इस प्लेन के इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है तो क्या बनेगा, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। यदि फोकस जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अगर हम रे को ऐसे ऊपर तिरछा कर दूं या नीचे तिरछा कर दूं या राइट कर दूं या लेफ्ट कर दूं, अगर ऐसे में अगर मैं रेस को कर देता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग फोकस जो है ऊपर नीचे राइट है लेफ्ट पे बनेगा। अगर रेस लेफ्ट से आ रही होंगी तो फोकस जो होगा वो राइट पे होगा, और अगर रेस लेफ्ट लेफ्ट से आ रही होगी तो फोकस राइट पे होगा। इसी तरह से रेज अगर अप साइड से आ रही है तो फोकस जो होगा डाउन होगा। यहाँ कहीं बन सकता है, यानी कि ये एक लाइन नहीं होगी बल्कि क्या होगा, एक प्लेन है। ध्यान रखना, इससे कुछ डिस्टेंस पे आगे की तरफ एक प्लेन होगा। इस पूरे प्लेन पे फोकस कहीं पे भी लाई कर सकता है अगर हम रेस को इस तरह से हम एंगल को चेंज करें। ठीक है, क्लियर होगी बात? यानी फोकस कहीं पे भी लाई कर सकता है, ये एक लाइन नहीं है। 3D इमेज करोगे, इमेजिन करोगे तो 3D में आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, बल्कि ये क्या बनेगा, पूरा एक प्लेन बनेगा। ठीक है, और वही प्लेन हमारा क्या कहलाता है, फोकल प्लेन कहलाता है। ठीक है, फोकल प्लेन, आपने हेडिंग लिखा होगा फोकल प्लेन, राइट डाउन फोकल प्लेन, और इसमें आप डेफिनेशन लिख लो इसकी, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, द वर्टिकल प्लेन passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis. The vertical plane passing through the principal focus, passing through the principal focus and perpendicular to the principal axis and perpendicular to the principal axis. ओके, ये छोटे छोटे टर्म्स थे, छोटे छोटे टर्म्स थे, आज हमने इनको पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास से हम कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। You can write your attendance and you may leave the class. Okay, do fast, leave the class, write your attendance and leave the class.